हेलो एवरीवन। देखो, डीसीएस चलाना अलग बात है और कंट्रोल लॉजिक को समझना अलग बात है। पावर प्लांट में जितने सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, जितने सारे इंजीनियर्स डीसीएस को चलाते हैं, उनमें से शायद से 10% ऐसे बॉयलर डीसीएस इंजीनियर्स होंगे जिनको पूरा का पूरा कंट्रोल फिलोसॉफी या फिर कंट्रोल लॉजिक समझ में आता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन 4% क्यों रखते हैं, तो जवाब ये आता है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। बट वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्यों है, इसका जवाब हमको नहीं मिलता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉयलर डीसीएस ऑपरेटर वर्सेस इंजीनियर। देखते हैं कि आपका स्टैंड कहां पे है। वेयर डू यू स्टैंड? बॉयलर चलाते हुए काफी साल हो गए होंगे और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका काफी हाई एक्सपीरियंस हो गया है, पर फिर भी 80% से ज्यादा बॉयलर डीसीएस इंजीनियर्स या फिर बॉयलर ऑपरेटर इंटरव्यू में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और जिसके वजह से दे रिमेन अंडरपेड। वो अपना जो हुनर है उसका सही कीमत नहीं लगा पाते हैं किसी भी इंटरव्यू पे। हो सकता है उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन इंटरव्यू में जाके वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है क्योंकि लॉजिकली वो अपनी हर एक बात को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। यहाँ पे दिक्कत आती है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच का जो गैप है, उस गैप का कई सारे मैंने ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, काम तो कर लेते हैं, लेकिन थियोरिटिकली उसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थियोरिटिकली तो जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उस कभी काम करने का मौका नहीं मिला, तो वो समझ में नहीं आता है कि प्रैक्टिकली चीजें होती कैसी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग यही सारी बातें करते हैं कि देखते हैं। सबसे पहले तो एक टेस्ट करते हैं कि आपका रियल बॉयलर अंडरस्टैंडिंग जो है, आपका बॉयलर अंडरस्टैंडिंग कितना है। मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन करूंगा, 5 सवाल करूंगा और उसी में से ये पता लगेगा कि आप सही में बॉयलर को कितना जानते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत है, हो सकता है आप फ्रेश इंजीनियर है, बट बने रहिए मेरे साथ। इसमें यह पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कितना बॉयलर जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि व्हाई डू वी मेंटेन 4% ऑक्सीजन इन फ्लू गैस? जवाब मुझको चैट ऑप्शन पे चाहिए जल्दी जल्दी से। मैं 1 मिनट का समय देता हूं कि 1 मिनट में आपको यह बताना है कि 1 मिनट में आपको यह बताना है कि हम 4% ऑक्सीजन फ्लू गैस पे क्यों मेंटेन करते हैं। काफी सीधा और काफी आसान सवाल है। जो लोग काम करते हैं बॉयलर पे, वो जो डीसीएस चलाते हैं या फिर जो फील्ड में हैं, उनको डेफिनेटली पता है कि हम लोग 4% की बात करते हैं कि ऑक्सीजन मेंटेन होना चाहिए। तो क्यों, व्हाई डू वी मेंटेन 4%? ओके, अच्छा, राकेश, गुड, वेरी गुड। हाँ, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जैसा मैंने बोला था, सही है, गुड, यही जवाब है। कि सर दिस इज एज पर ओईएम या फिर एज पर एसओपी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सो यही जवाब ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबशन एफिशिएंसी एंड स्टैक लॉस? चलो इसका जवाब नहीं देना है क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। सिर्फ इतना लिख दो चैट पे कि इसका जवाब जानते हैं कि नहीं जानते। यस एंड नो, यस यस, नो नो नो, वेरी गुड।
ठीक है, गुड गुड, थैंक यू। सो कंबशन एफिशिएंसी और स्टैक लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। चलो देखते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन, व्हाई एफडी फैन इज इंटरलॉक्ड विथ पीएफएन। हम सबको पता है कि हम जो हमारा जो पीएफएन है, एफडी फैन के डक्ट से पीएफएन का सक्शन लाइन कनेक्टेड होता है। एफडी फैन के डक्ट से पीएफएन का सक्शन लाइन कनेक्टेड होता है। लेकिन जो इंटरलॉक होता है, हम जब चालू करते हैं तो कैसे चालू करते हैं? पहले आईडी चालू करते हैं, फिर पीए चालू करते हैं, फिर एफडी चालू करते हैं। अगर एफडी बंद हो गया तो पीए को कुछ होने वाला है नहीं, बट अगर पीए बंद हो गया तो एफडी फैन बंद हो जाता है। तो ये इंटरलॉक क्यों दिया हुआ है, सोचिए, और इसका जवाब हम बाद में देंगे। मेरा चौथा सवाल, व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द चिमनी हाइट। अगर हम चिमनी के हाइट को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या होगा? चिमनी के हाइट के साथ अपने बॉयलर का क्या रिलेशन है, क्या क्या इंपैक्ट आएगा अगर चिमनी का हाइट को बढ़ाए या घटाए? पांचवा सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर द इंपैक्ट्स इनसाइड द फर्नेस इफ होल ऑफ एयर नोजल्स इंक्रीजेस। अगर एयर नोजल का जो होल होता है वो अगर बढ़ता है तो क्या क्या इंपैक्ट आएगा बॉयलर पे? ये पांचों सवाल बहुत ही आसान सवाल मैंने किए हैं। पहला सवाल ऑक्सीजन पे, दूसरा सवाल एफिशिएंसी और स्टैक लॉस, तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल इंटरलॉक पे है, एफडी एंड पीए के, और चौथा सवाल है मेरा कि चिमनी के हाइट पे कि क्या होता है। पांचवा सवाल है, अगर एयर नोजल का होल का साइज बड़ा होता है तो फर्नेस पे या फिर बॉयलर पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो थोड़ा देर सोचिए इस पांचों सवाल को, और सवाल सुनने के बाद अगर आप एक इंटरव्यू के तरीके से सोचते हैं तो आपको जल्दी जल्दी से जवाब देना है, तो आप अपने आप को रेटिंग दीजिए। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टाइम, यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं चल रहा है, मैं आपका इंटरव्यू ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको जानना है कि आप किस लेयर पे हैं। अगर आपको पांचों जवाब आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप बॉयलर को अच्छा समझते हैं। अगर सिर्फ ऐसा है कि सर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मैं जानता हूं कि ऐसे ही मेंटेन करते हैं इसलिए मैं हम लोग करते हैं, हमने सीनियर को देखा है, तो आई एम वरीड, आप यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं। अगर लॉजिकली आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं अपनी बातों को, इसका मतलब बॉयलर का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जानकारी तो है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो मैं एक सवाल का जवाब हल्का सा देता हूं कि why do we maintain 4% ऑक्सीजन इन फ्लू गैस। फ्लू गैस में हम लोग 4% का ऑक्सीजन क्यों रखते हैं? सो बहुत लंबा तो करेंगे नहीं, सिर्फ आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। फ्लू गैस में क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अपना जो कोयला होता है कोल, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं नो कैश। क्या होते हैं? नो कैश। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एश, सल्फर, हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर, यही होते हैं अपने कोयला में। क्या क्या मिलेंगे? नो कैश। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये जब जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ एश बनते हैं, कुछ फ्लू गैस में गैसेस बनते हैं। तो ये जो फ्लू गैस में गैस बनता है, जब कार्बन बर्न होता है तो कार्बन ऐसा नहीं है, कार्बन जल के क्या
प्रोड्यूस करेगा? हम सबको पता है कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन के साथ मिलके। बट ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टेप में हो जाता है। तो क्या होता है, कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वो क्यों कब बनता है? जब ऑक्सीजन कम है बॉयलर में, फर्नेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये हाफ या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो जितना हीट रिलीज होना चाहिए था उतना हीट मिलता नहीं है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन के फ्लू गैस के साथ निकल जाता है। और अगर बहुत ज्यादा एयर आ गया, ऑक्सीजन अगर एक्सेस एयर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा कि जो फाइन पार्टिकल्स है वो बिना जले वो निकल जाएगा और बॉयलर के अंदर कूलिंग इफेक्ट भी होगा। तो दोनों ही केस में हम देखते हैं, अगर ऑक्सीजन कम है मतलब एयर कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है या फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो फ्लू गैस में लॉस हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा एयर हो जाता है, ज्यादा एयर होने से क्या हो जाएगा, एश में ड्राई एश लॉस हो जाएगा। क्या होगा, एश पार्टिकल निकल जाएंगे फ्लू गैस के साथ। तो अनबर्न कार्बन दिखेगा आपको इकोनोमाइजर पे, एयर प्रीटर पे, ईएसपी पे अनबर्न कार्बन दिखेगा, लॉस ऑफ इग्निशन होगा, एलओआई। तो ये दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं, हम अपने डिटेल सेशन में ये करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑक्सीजन को बढ़ाते हो, एयर बढ़ता है, तो धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड घट के कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड घट जाएगा। तो एक जगह पे आके कार्बन मोनोऑक्साइड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो। बट जैसे जैसे हम हवा बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, तो फिर फ्लू गैस में ड्राई लॉस ज्यादा हो रहा है, तो पार्टिकल्स उड़ जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजों को मिला के देखा गया है कि 4% अगर हम ऑक्सीजन रखते हैं तो ऑप्टिमम होता है। क्या होता है, ऑप्टिमम होता है। इसीलिए हम लोग 4% पे मेंटेन करते हैं। आई बिलीव इस बात को आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। एम आई क्लियर? सो सो इसका आंसर हमको मिल गया। कमेंट पे जरूर बताओ कि इसका सही जवाब किस किस को पता था, जो मैंने बताया अभी कि फ्लू गैस का लॉस और ये। चलो देखते हैं कि जो ये सेशन है आप लोग, हाउ, लेट्स सी हाउ विल यू लर्न विथ मी। ये जो हमारा ट्रेनिंग चलेगा और आप लोग जो सीखोगे तो किस तरीके से सीखेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, थियोरिटिकल चीजें समझेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स को समझेंगे, केमिस्ट्री को समझेंगे, वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए थियोरिटिकली, सो दैट आप कहीं पे भी लॉजिक लगा सको कि क्या हो रहा है बॉयलर में, ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं पे भी इंटरव्यू हो या फिर कभी फॉल्ट हो गया है बॉयलर पे, तो आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सको, ट्रबल शूटिंग कर सको, मीटिंग में बैठ के आप इजीली अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सको बैकअप के साथ, कि टेक्निकल बैकअप के साथ वाई वाई एनालिसिस कर सको। तो वाई वाई एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, ये जो है आरसीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा लोग इसी पे अटक जाते हैं। आप बोल दोगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। सेकेंडली हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि बॉयलर का हर एक पार्ट में किस तरीके से काम होता है उसको समझेंगे। एंड रियल टाइम केस स्टडी करेंगे। देखो रियल टाइम केस स्टडी बहुत जरूरी होता है ना। सो आफ्टर दिस कोर्स यू ओन जस्ट ऑपरेट डीसीएस। आप क्या करोगे, यू विल अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूट, यू विल अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूट। सिर्फ चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नंबर्स को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको बॉयलर को समझना पड़ेगा। और जब कभी फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने से पहले या फिर फॉल्ट आ गया हो, तो दोनों ही सिचुएशन पे अपने को बॉयलर को संभालना है। सो कैसे करेंगे ये सारी चीजें, तो एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग किस किस तरीके से लेक्चर्स को ले जाएंगे, एनिमेशन के थ्रू हम बॉयलर को देखेंगे। क्योंकि अपने को रियल टाइम बॉयलर समझना है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एग्जाम देना है, एग्जाम देना नहीं है, हमको क्या करना है,
प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। तो एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन क्या करेगा, इजी बनाएगा चीजों को। जैसे कि एक एक छोटा सा एक सर्किट में दिखाता हूँ, वाटर स्टीम सर्किट, तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, डिएरेटर है, डिएरेटर में पानी आ रहा है, कहाँ कहाँ से पानी आएगा, किस तरीके से कनेक्शन होता है, फीड पंप, हर एक पॉइंट को हम लोग एनिमेशन के साथ देखेंगे और एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे अपने कोर्स में कि ये अगर यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है बीएफपी के आगे सेक्शन पे तो ये क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे अगर डिस्चार्ज वाल्व है तो इसको खुला रहना चाहिए, बंद होना चाहिए, अगर खुला रह जाएगा तो क्या इम्पेक्ट आएगा, उस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। टीसीवी है, एफसीवी है, फिर इकोनोमाइजर है, यहाँ पे आपका फीड चेक वाल्व लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, ड्रम से पानी कैसे आ रहा है, स्टीम कैसे बन रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सॉरी हम लोग देखेंगे तो सेफ्टी वाल्व लगे हुए हैं। तो हर एक चीज, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ए बॉयलर आपको एनिमेशन के थ्रू सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, रियल टाइम की स्टडी होगा। रियल टाइम की स्टडी गिव्स कॉन्फिडेंस। रियल टाइम की स्टडी कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे कि भाई अगर पकड़ लो कोयला है और कोयला में इस तरीके का कोयला आ रहा है और ऐश है, ऐश का एनालिसिस हम देख रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे, ये एक स्टडी है जिसमें जो फर्नेस का इंटरनल है उसमें एयर नोजल्स में काफी सारे दिक्कतें हैं, होल साइज बड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर ट्यूब लीकेज का कारण क्या होता है, ट्यूब लीकेज किस किस तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए, एनालिसिस कैसे करते हैं। ये देखो एक बॉयलर का अभी अभी रिसेंट विजिट में हुआ है, ये रिसेंट केस स्टडी है मेरा, जिसमें पूरा का पूरा सारे फर्नेस के ट्यूब्स, सारे वाटर ट्यूब्स क्या हो गए, बैंड हो गए थे, सारे बैंड हो गए थे। तो ये सारे केस स्टडी करेंगे कि ये सब जब आता है हमारे पास और हम लोग जब इस बॉयलर को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, इसका इसको कैसे समझते हैं कि क्या हुआ होगा, क्लिंकर अगर ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ट्यूब के अंदर का किस तरीके से देखना चाहिए आपको। तो वो सारी बातें मटेरियल के ऊपर नॉलेज है ना, व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी बातें करेंगे। और ये सारी बातें थियोरिटिकल नहीं होगा, ये जितने सारे केस स्टडी में दिखा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है इंटरनेट से उठाया हुआ है या फिर कहीं से, ये सारे केस स्टडी हमने सॉल्व किया हुआ है। इसी रिसेंटली सारे बॉयलर्स का जितना सारा प्रॉब्लम्स मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सिर्फ पावर प्लांट नहीं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज का भी बॉयलर है, लो प्रेशर बॉयलर है, हाई प्रेशर बॉयलर का केस स्टडी है। तो ये सारी केस स्टडी हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ देखा है, इसको किया है, सॉल्व किया है, और उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो आई बिलीव यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि आपको क्या सीखने को मिलेगा और कैसे सीखने को मिलेगा। उसी के साथ मेरा नाम नसीम निज़ार मजूमदार, 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है, बॉयलर फील्ड, टरबाइन फील्ड, पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, दीज आर माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आई बिलीव कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये जो प्रोग्राम चलेगा बॉयलर सिमुलेटर ट्रेनिंग, उसमें आपको किस तरीके से सीखने को मिलेगा सारी बातें। उसी के साथ थोड़ा सा और दिखाएंगे, उससे पहले ये पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जितने सारे ट्रेनीज है, हमारे ट्रेनीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ट्रेनीज है, हमारे ट्रेनीज विदेशों से भी है, नाइजीरिया से है, कतार से है, यूएसए से है, बांग्लादेश से है, दुबई से है, पाकिस्तान से है, और सभी लोग, सभी इंजीनियर्स ऑनलाइन पे इजीली थ्रू सिमुलेटर ट्रेनिंग वो सारी बातें अपना क्लियर करते हैं और अपना करियर में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग हमको फॉलो कर सकते हो यूट्यूब में, यूट्यूब ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर एक जगह पे है। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑन्टोजेनेसिस एप्लीकेशन है, ONTOGENESYS, ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन, ठीक है, इसी में होता है। इसके साथ में थोड़ा सा और एक चीज दिखा दूं खत्म करने से पहले, कि प्रैक्टिकल जो चीजें होंगी वो किस तरीके से हम लोग सीखते हैं। देखो रियल टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एनिमेशन की बातें होंगी, रियल टाइम चीजें सीखेंगे। रियल टाइम बोलने से दिस इज द रियल टाइम पावर प्लांट SCADA। दिस इज द रियल टाइम बॉयलर ओवरव्यू, जिसमें आप बॉयलर के सारे सर्किट्स देख सकते हैं, और बहुत सारे सर्किट से इसमें एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सारे पैरामीटर्स हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्नेस टेम्परेचर है, सुपर हीटर कितना होता है, वो फिर आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर कितना रहता है ना, हॉट ऑयल लेवल अगर टरबाइन का पार्ट हो गया, कोल फीडर्स हो गए, आईडी फैन है, एफडी फैन है, पीए फैन है, सारे के सारे हमारे पंप्स एंड फैंस यहाँ पे देखेंगे। सो आईडी फैन, पीए फैन, एफडी फैन, फिट पंप, और इनको अगर हम चालू करना चाहते हैं तो किस तरीके से चालू करते हैं, क्या देख के चालू करते हैं, बंद करते हैं, डीसीएस पे बैठ के क्या क्या इंटरलॉक्स देखना पड़ता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पूरे के पूरे ट्रेनिंग के दौरान। आई बिलीव कि मेरा ये जो कोर्स है ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से, इससे बहुत ज्यादा लोगों ने बेनिफिट अभी तक उठाया है। आज जो आपने देखा ये सिर्फ 1% ऑफ माई फुल कोर्स, 1% भी नहीं था, बोले तो 0.1% हो सकता है। तो फुल कोर्स में आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बॉयलर के इंटरलॉक्स, उसके कंट्रोल फिलोसॉफीज, फर्नेस का ड्राफ्ट कंट्रोल, 3 एलिमेंट कंट्रोल, एयर फ्यूल का रेशियो कंट्रोल, वो सारी बातें हम लोग सीखेंगे। रियल डीसीएस का लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। तो आफ्टर दिस कोर्स you won't just operate DCS, you will understand and you will troubleshoot. Now you tell me, how many of you are confident to explain full boiler control in your interview? कितने लोग ऐसे हैं जो बॉयलर को पूरा का पूरा अच्छे से बोलने से डेप्थ टेक्निकल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टक एट ऑपरेटर लेवल? ऑपरेटर और इंजीनियर में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ऑपरेटर चला सकता है, इंजीनियर एक्सप्लेन कर सकता है। ऑपरेटर धक्के से फॉल्ट को निकाल सकता है, इंजीनियर समझ के कैलकुलेटिव वे में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंडस्ट्री में ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो कंट्रोल फिलोसॉफी समझते हैं, ना कि सिर्फ बॉयलर को चलाते हैं। ओके, गुड, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली राकेश, इंटरेस्टिंग। मैं जानता हूँ, यस एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ ये सारी दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि क्योंकि एग्जैक्टली आप लोगों का पढ़ाई हुआ, डिप्लोमा पास किए, डिग्री पास किए, और जाके फील्ड में गए, और फील्ड में जाने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से वो ट्रेनिंग नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से बोलने से स्ट्रक्चर्ड वे में आप कैसे सीखे हो? आप सीखे हो धक्के से, मतलब आपका सीनियर करता गया, आप उसके साथ थोड़ा बहुत जो गिर गया उसको उठा उठा के आपने सीखा। और इससे क्या होता है, इससे कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, थियोरी में प्रॉब्लम कंफ्यूजन रह जाती है। इवन आपका जो सीनियर काम कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है, तो वो भी शायद से पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने शुरुआती लेक्चर में शुरुआती लाइन पे यही बोला था कि जितने सारे अपने इंजीनियर्स पावर प्लांट में बॉयलर चला रहे हैं उनमें से शायद से 20% लोगों को बॉयलर समझ में आता है, बाकी लोगों को चलाना आता है। डू यू एग्री और नॉट? गुड।
गुड, वेरी गुड। हम्म। हाँ, क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, बट सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा इस सेशन पे। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं करेंगे, डेफिनेटली। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यादव जी। 20 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा। ओके। ओके। अभी भी सेकंड क्लास पे है? तो फर्स्ट क्लास कर लीजिए। फर्स्ट क्लास देखिए, बॉयलर सेकंड क्लास में 20 साल बिताना का मतलब नहीं है। बॉयलर सेकंड क्लास किए हैं, उसके बाद आपको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ होने के लिए आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, सिर्फ नॉलेज के साथ काम नहीं बढ़ता है। तो अगर आप एक लंबा अरसा सेकंड क्लास में गुजारे हैं, उसके बाद फर्स्ट क्लास करना है। फर्स्ट क्लास करेंगे तभी जाके आपका पैसा बढ़ेगा। सिर्फ काम करने से नहीं होगा, साथ में स्ट्रेटेजिक प्लान करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा करियर ग्रोथ के लिए। जो बॉयलर सेकंड क्लास है, वो बॉयलर फर्स्ट क्लास की तैयारी करे। जो फर्स्ट क्लास है वो डीसीएस की तैयारी करे कि डीसीएस पे बैठेंगे। जो लोग डीसीएस चला रहे हैं या फिर बॉयलर को समझ चुके हैं, वो लोग टरबाइन भी देखे और शिफ्टिंग चार्ज लेवल के लिए तैयारी करें। अगर आपका इच्छा है तो फिर आप बीओई करें। तो ग्रोथ रुकता नहीं है, लाइफ चलता रहता है। लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आपको भी आगे बढ़ना है। एक जगह पे रहेंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे, स्टेगनेंट होंगे तो फिर ना तो पैसा बढ़ेगा ना काम करके मजा आएगा। एक ही काम कितना करेंगे। यस। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई एग्री, आई एग्री। सही में मेंटर मिलना मुश्किल है। मेंटर मिलना मुश्किल है। बॉस बहुत मिल जाते हैं। जी, 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 आई। थैंक यू फॉर योर प्रेजेस। यूट्यूब में फॉलो करते हैं? बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। देखिए, यूट्यूब यूट्यूब में जितने सारी चीजें हैं उससे हम्म, कुछ हद तक नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपका ग्रोथ ग्रोथ होना, स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को सीखना थोड़ा सा अलग बात है। यूट्यूब में कभी आपने ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, ये सारे हो गए तो हेपजर्डली होता है। कोर्स जब होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड में होता है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पे एक 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 चीजें क्लियर होते हुए चलता है, जिससे ग्रोथ काफी जल्दी मिलता है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, देखो, मैं अगर बोलूँ तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मैं थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करता हूँ। थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना मेन काम है। कि आपको सोचना है कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन है। हर एक इंटरलॉक के पीछे एक रीजन है। अगर हमने एक एक पर्टिकुलर पंप लगाया हुआ है और उससे उसका हाइट इतना है, तो फिर उसके पीछे भी कोई एक लॉजिक है। अगर पीएफएन आईडीफएन के बीच में एक बंद होने से दूसरा बंद होना हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो इम्पोर्टेंट है। यस, एग्जैक्टली, आफ्टर दिस कोर्स you will not guess anything. You will confidently, you will be able to give reason कि क्यों हुआ। एग्जैक्टली। नॉलेज फ्री में मिल सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप फ्री में नहीं मिलता है। नॉलेज के लिए यूट्यूब है, नॉलेज के लिए गूगल है, नॉलेज के लिए और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करियर का मेंटरशिप चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है
ONTOGENESYS, ऑन्टोजेनेसिस। ओके, तो काफ़ी लंबा हो रहा है सेशन आज के लिए। केवल सीरियस इंजीनियर्स ज्वाइन करें कोर्स को, जिनको ग्रोथ चाहिए, जिनको ये लगता है कि नहीं मेरा ग्रोथ कहीं पे अटक गया है, रुक गया है, मुझको और सीखना है, आगे बढ़ना है। Yes, if you are serious, then you can message me. व्हाट्सएप में मैसेज करिए। ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें चैट ऑप्शन है, चैट पे मैसेज डालिए। मैं हमेशा आप लोगों को जो भी मेरे से बन सकता है, जो बेटर पाथ होता है करियर के रिलेटेड, वो सारी बातें मैं गाइड करता हूँ। इफ यू नीड क्लियरिटी, आप लोग कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स, इफ यू वांट डिले और इफ यू वांट टू डिले, दैट इज ऑल्सो ए डिसीजन। डिसीजन आपका है। एग्जैक्टली exactly. हर एक चीज डिसीजन ही है। इफ यू वांट टू डिले, दैट इज ऑल्सो ए डिसीजन। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for joining. Thank you. Bye bye. A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.